गुड मॉर्निंग भारत। एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। तो चलिए बढ़ चलते हैं खबरों की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, तो आइए जान लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बारे में। मंगलवार को यानी कि आज बिहार विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। परिणामों का रुझान सुबह 9 बजे से आने की संभावना थी, जबकि वास्तविक परिणाम दोपहर बाद 2-3 बजे से सामने आने लगेंगे। चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह के अनुसार इस बार कोरोना के कारण एहतियात बरतने और बूथों की संख्या पिछले चुनावों के मुकाबले 43,000 अधिक होने के कारण परिणाम में थोड़ी देरी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में शुरुआती रुझान में महागठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है, वहीं एनडीए पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है और तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया है, तेजस्वी भवः बिहार। आपको बता दें कि 243 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है और थोड़ी देर में रुझान आएंगे। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर है, जो कि है भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है, सर्वेक्षण भले महागठबंधन के पक्ष में हो, लेकिन नतीजे राजग के पक्ष में ही आएंगे। आइए जान लेते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में अंतिम दौर के मतदान के बाद जारी अधिकांश एग्जिट पोल में भले ही राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन को बढ़त दिखाई गई हो, लेकिन भाजपा को पूरा भरोसा है कि नतीजे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग के पक्ष में आएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने मतगणना से एक दिन पहले सोमवार को ये दावा किया था कि बिहार में भारी बहुमत से राजग की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालेंगे। उन्होंने एक बयान जारी कर यह भी कहा था कि बिहार में तीनों चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद एक बात तो तय हो गई है कि जनता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश को लेकर खासा उत्साह रहा है और भारी संख्या में मतदाताओं ने राजग के पक्ष में मतदान भी किया है। बिहार चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, मोदी ने दिया स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 600 करोड़ रुपए से अधिक की 33 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था और त्योहारों के मौसम में देशवासियों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लोकल फॉर दिवाली का आह्वान भी किया था। साथ ही साथ उन्होंने उम्मीद जताई थी कि इससे अर्थव्यवस्था में नई चेतना आ जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों का निर्माण करने वालों को बढ़ावा मिलने से उनका हौसला बुलंद होगा, जो हिंदुस्तान की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में किए गए कृषि सुधारों का सीधा लाभ किसानों को मिलने वाला है और इन सुधारों के जरिए अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत से होने वाले फायदों का बड़ा हिस्सा हड़प जाने वाले बिचौलियों को सिस्टम से दूर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा, आजकल लोकल के लिए वोकल के साथ ही लोकल फॉर दिवाली के मंत्र की गूंज चारों तरफ है।
हर एक व्यक्ति जब गर्व के साथ लोकल सामान खरीदेगा, नए नए लोगों तक ये बात पहुंचाएगा कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स कितने अच्छे हैं, किस तरह हमारी पहचान है, तो ये बातें दूर दूर तक जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बनारस के लोगों से भी और देशवासियों से भी आग्रह है कि लोकल फॉर दिवाली को खूब बढ़ावा दे और इनका प्रचार करें। तो चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, शंघाई सम्मेलन के आभासी मंच पर विमर्श करेंगे मोदी शी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच मई में शुरू हुए सीमा गतिरोध के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ एक मंच पर आने वाले हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में मंगलवार को दोनों नेता एक आभासी विमर्श में शामिल होंगे। डिजिटल सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एससीओ सदस्य देशों के अन्य शीर्ष अधिकारी अनेक समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में आतंकवाद के बढ़ते हुए खतरे तथा कोरोना वायरस की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के तरीकों जैसे कि कई विषयों पर चर्चा होगी। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है महबूबा मुफ्ती के एक बयान को लेकर, जो कि है जम्मू कश्मीर का झंडा व तिरंगा एक साथ उठाऊंगी, ऐसा कहना है महबूबा मुफ्ती का। चलिए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को जोर देकर कहा कि वह पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का झंडा और तिरंगा एक साथ उठाएंगी। साथ ही कहा कि बतौर विधायक उन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान और भारत की अखंडता एवं संप्रभुता दोनों में ही अपना विश्वास जताया था, क्योंकि दोनों ही अविभाज्य हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में संबंधित पक्षों के साथ वार्ता तथा सीमा पार रास्तों को खोलने से शांति आ सकती है और इस समस्या का स्थायी हल भी मिल सकता है। उन्होंने भाजपा को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का सुझाव दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले महीने कहा था कि जब तक 5 अगस्त 2019 को किए गए संवैधानिक बदलाव को वापस नहीं लिया जाता, तब तक उनकी चुनाव लड़ने में दिलचस्पी नहीं है और न ही वह तिरंगा उठाएंगी। 1 साल से भी अधिक समय तक नजरबंद रहने के बाद रिहा हुई महबूबा पहली बार 5 दिवसीय जम्मू दौरे पर आई हुई हैं। महबूबा ने अंत में कहा, भाजपा सदस्यों समेत हम सभी ने एक शपथ ली है। इस खबर के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे ईबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर 30 नवंबर तक पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 9 से 10 नवंबर मध्य रात्रि से लेकर 30 नवंबर की आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी ने कहा कि पटाखे खुशियां मनाने के लिए हैं, न कि बीमारी और मृत्यु का उत्सव मनाने के लिए। आपको बता दें कि एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाले पीठ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध देश के हर उस शहर और कस्बे पर लागू होगा जहां पर नवंबर के महीने यानी कि पिछले साल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार में औसत वायु गुणवत्ता खराब या फिर उससे ऊपर की श्रेणियों में दर्ज की गई थी। एनजीटी ने कहा, एनसीआर में 9 से 10 नवंबर मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर 1 दिसंबर की मध्यरात्रि तक सभी तरह के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रहेगा। इसके बाद इसकी समीक्षा होगी।
जजों ने कहा वैसे शहर या कस्बे जहां वायु गुणवत्ता मध्यम या फिर उसके नीचे दर्ज की गई है वहां सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री हो सकती है और दिवाली, छठ, नया साल, क्रिसमस की पूर्व संध्या जैसे अन्य मौकों पर पटाखों के इस्तेमाल और उन्हें फोड़ने की समय सीमा 2 घंटे तक ही सीमित रखी जा सकती है। जजों ने कहा अन्य स्थानों पर प्रतिबंध अधिकारियों के लिए वैकल्पिक है और अगर अधिकारियों के आदेश के तहत इस संबंध में कड़े कदम हैं तो वे लागू किए जाएंगे। इसके अलावा एनजीटी ने सभी राज्यों यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए पहल शुरू करने का निर्देश दिया क्योंकि प्रदूषण से कोविड-19 के मामले बढ़ने का बहुत ही ज्यादा खतरा है। इस खबर के बारे में हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। चलिए फिलहाल बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर कोरोना वायरस के मामलों से। आइए जान लेते हैं कोरोना वायरस के आंकड़ों के बारे में विस्तार से। 24 घंटे में कोरोना के 45,903 नए मामले। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 85,53,657 पहुंच गए। देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के 45,903 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 85,53,657 हो गए। वहीं 79,17,373 लोगों के संक्रमण मुक्त होने के साथ ही मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 490 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,26,611 हो गई। देश में लगातार 11 दिन से उपचाराधीन लोगों की संख्या 6 लाख से कम है। आपको बता दें आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 5,09,673 लोगों का इलाज चल रहा है जो कुल मामलों का 5.96% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 8 नवंबर तक को कुल 11,85,192 नमूनों की कोरोना की जांच की गई। 24 घंटे में जिन 490 लोगों की मौत हुई उनमें से सबसे अधिक 125 लोग महाराष्ट्र के थे। कोरोना के आंकड़ों की हम आपको जानकारी देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर कोरोना को लेकर है जो कि है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा संक्रमण रोकने के व्यवहार अब भी हैं कारगर। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि कोरोना विषाणु संक्रमण को रोकने के व्यवहार अब भी कारगर हैं और इसका पालन करना बहुत सरल है। केंद्रीय मंत्री 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना विषाणु संक्रमण को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे। आपको बता दें कि इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, हरियाणा और केरल शामिल हैं। इन राज्यों की ओर से केरल के स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा, असम के स्वास्थ्य मंत्री पीयूष हजारिका, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री एटेला राजेंद्रा, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सेजल ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राज्यों यानी कि कुछ राज्यों के जिलों में बड़ी संख्या में मामले 7 दिन के औसत पर अधिक औसत दैनिक मामले, जांच में कमी, अस्पताल में भर्ती के मामले 24 घंटों में बढ़ रहे हैं। कोरोना के मामलों के बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर एंटरटेनमेंट फील्ड से है जो कि एनसीबी ने ली अर्जुन रामपाल के घर की तलाशी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से।
स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने बॉलीवुड में मादक पदार्थों के कथित इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में सोमवार को यहां अभिनेता अर्जुन रामपाल के निवास की तलाशी ली और उनसे 11 नवंबर को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा। आपको बता दें, एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी के अनुसार मुंबई के उपनगरीय इलाके में 47 साल के अभिनेता के घर की तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए गए हैं। एनसीबी सूत्रों के अनुसार रामपाल को समन भी जारी किया गया और 11 नवंबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया है। अभिनेता के निवास की तलाशी ऐसे समय की गई जब एक दिन पहले ही एनसीबी ने उपनगरीय क्षेत्र जुहू में बॉलीवुड निर्माता फिरोज नाडियाडवाला के घर से कथित रूप से गांजा मिलने के बाद उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया था। एनसीबी के मुंबई के क्षेत्र के निदेशक समीर वानखेड़े ने रविवार को बताया कि फिरोज नाडियाडवाला को दिन में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उन्होंने कहा था कि हमने फिरोज नाडियाडवाला की पत्नी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है और अभी भी जांच चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को एनसीबी की टीम ने नाडियाडवाला के निवास की तलाशी ली और 10 ग्राम गांजा जब्त किया था। यह गांजा वाहिद अब्दुल कादिर शेख उर्फ सुल्तान नामक व्यक्ति से खरीदा गया था, जिसे पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एंटरटेनमेंट से जुड़ी और भी खबरें हम आपको देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर खेल की दुनिया से रिलेटेड है, जो कि है आईपीएल के फाइनल में महारथी मुंबई का सामना दिलेर दिल्ली से होगा आज। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। 5वां खिताब जीतने के इरादे लेकर उतरने वाली सितारों से सजी मुंबई इंडियंस मंगलवार को यहां आईपीएल फाइनल में उतरेगी, तो उसके सामने पहली बार खिताबी मुकाबले में जगह बनाने वाली आत्मविश्वास से ओतप्रोत दिल्ली कैपिटल्स खड़ी होगी, जिसके 5 मैच विनर्स की कमी नहीं है। रोमांच से भरपूर मुकाबलों के 52 दिन पूरे होने के बाद अब इस खास आईपीएल का एक आखिरी मुकाबला शेष बचा है। खास इसलिए कि तमाम चुनौतियों और बाधाओं के बावजूद इसके सफल आयोजन ने दर्शकों को कोरोना महामारी से पैदा हुई नकारात्मकता से निजात पाने में मदद की है। आईपीएल के सबसे सफल कप्तान रोहित शर्मा की नजरें 5वें खिताब पर टिकी हुई हैं। वहीं दिल्ली पिछले 12 सत्रों में फीसदी साबित होने के बाद पहली बार इस मुकाम तक पहुंची है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि सबसे प्रबल दावेदार 2 टीमें ही खिताब के लिए आपस में टकराएं। इस बार हालांकि शीर्ष 2 टीमें ही आमने सामने हैं। मुंबई ने 15 में से 10 मैच जीते, जबकि दिल्ली ने 100 में से 9 मैचों में जीत दर्ज की है। खेल की दुनिया से रिलेटेड अपडेट हम आपको देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर बिजनेस फील्ड से रिलेटेड है, जो कि है बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर सूचकांक 704 अंक उछला। वैश्विक स्तर पर मजबूत रुख के बीच बीएसई सूचकांक सोमवार को 704 अंक उछलकर नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत के बाद निवेशक व्यापार रिश्तों में सुधार और अधिक प्रोत्साहन उपायों की उम्मीद कर रहे हैं। शेयर बाजारों में लगातार छठे कारोबारी सूत्रों में तेजी रही और बीएसई सूचकांक 704.37 अंक यानी कि 1.68% की बढ़त के साथ 42,597.43 अंक की रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 42,645.33 अंक तक के अपने सर्वकालिक स्तर पर चला गया था। बिजनेस से जुड़ी हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर।
हमारी अगली खबर है टेक फील्ड से, जो कि है स्वदेशी सुपर कंप्यूटर के उत्पादन की तैयारी में है भारत। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी कि एनएसएम के तहत भारत अब स्वदेशी सुपर कंप्यूटर के उत्पादन की तैयारी कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार की संस्था सीडैक में 100 एआई प्रणालियां विकसित कर सुपर कंप्यूटर प्रणाली में लगाया गया है। यह एआई से जुड़े व्यापक स्तर के कामकाज को बड़ी आसानी से संभाल सकता है। भारत में 2015 से एनएसएम के अंतर्गत देश में कंप्यूटरों की श्रृंखला तैयार की जा रही है। शिक्षा, शोध और अनुसंधान से लेकर उद्योग, वाणिज्य, अंतरिक्ष अभियान, मौसम पूर्वानुमान तथा तेल ढूंढने की मुहिम से लेकर दवाइयों की खोज में सुपर कंप्यूटर की भूमिका अहम है। आपको बता दें कि मिशन के प्रथम चरण में भारत ने सुपर कंप्यूटर के पुर्जों का आयात कर देश में सुपर कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की। 2022 तक देश के 75 संस्थानों को सुपर कंप्यूटर से जोड़ने की मुहिम के अंतर्गत पहले सुपर कंप्यूटर परम शिवाय को वर्ष 2019 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU यानी कि वाराणसी में स्थापित किया गया। एनएसएम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की संयुक्त पहल है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। मिशन के दूसरे चरण में देश में सुपर कंप्यूटर नेटवर्क की गति को 16 पेटाफ्लॉप्स तक पहुंचाने के लक्ष्य है, जो तीसरे चरण में बढ़कर 45 पेटाफ्लॉप्स तक पहुंच जाएगी। तो शिक्षा, सूचना और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज से। फिलहाल आज के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।